तो साथियों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज मैं अपना तीसरा सेट लेकर के आया हूं और आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको फिर 6 क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं और उसका सलूशन बताऊंगा कि कैसे हम किसी जो वहाँ समस्या दी हुई है उसको कैसे पहचानते हैं और उसके बाद पहचान करके अपना सही ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये सब आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। 15 मिनट में आपको ये 6 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं। में लिखा हुआ है सेलेक्ट द सेंटेंस। सेलेक्ट मीन्स चुनो, द सेंटेंस मीन्स वाक्य को, यानी वाक्य को सिलेक्ट करो इन विच जिसमें द आर्टिकल, यानी आर्टिकल जो होते हैं ये आर्टिकल 3 होते हैं। इसमें है ए, एन और द, ठीक है। ए आर्टिकल होता है। तो ये हमारा हो गया ए, एन और द, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि इसी में से किसी में प्रयोग हुआ है, हैज़ बीन रॉन्गली। रॉन्गली मीन्स गलत तरीके से, रॉन्गली मीन्स गलत तरीके से यूज्ड मीन्स प्रयोग हुआ है। तो आपको ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 सेंटेंस हैं। इसमें से किसी में ए, एन अथवा द में से किसी एक का प्रयोग हुआ है लेकिन वो गलत तरीके से हुआ है। हमें वही पहचानना है जिसमें गलत तरीके से प्रयोग हुआ होगा वही हमारा सही होगा, ठीक है। उसी को हमें चुनना है। तो सबसे पहला है ही इज, यानी वह है। अब इसमें सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, अपने आर्टिकल पे फोकस करेंगे। पूरे सेंटेंस को हम समय ज़्यादा जाया नहीं करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप पेपर में भी ऐसे ही करिए, जिस पे फोकस किया जाए ना उसको सबसे पहले पकड़िए, यदि आपको जल्दी से सॉल्व करना है। हालांकि अब तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है टीईटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए है कि आप सबसे पहले ए, एन और द, यानी इस सेंटेंसेस में जहाँ ए, एन और द है उससे फोकस करिए। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं ए का प्रयोग है, यहाँ देख रहे हैं ए का प्रयोग है और यहाँ देख रहे हैं यहाँ, और उसके बाद नंबर 4 में है ही इज एन यूरोपियन, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये ए का प्रयोग है इसका क्या नियम है, ठीक है। आप समझते होंगे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू से यदि हमारा जो यहाँ वर्ड दिया हुआ है वो शुरू नहीं होता है तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ये जनरल नियम है, ठीक है। तो उसके अनुसार से तो ये सही लगता है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा नियम है इसमें। वो नियम आपको यहाँ जानना जरूरी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। यदि आपका ध्यान कहीं और है तो थोड़ी देर, बस 10 सेकंड के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये नियम तो है ही है जो आपने देखा कि ए, ई, आई, ओ, यू के साथ सिर्फ और एन का प्रयोग होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, यानी जो वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी एक लेटर से शुरू होता है उसके पहले एन लगाते हैं, तो है ही है। लेकिन यदि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू के बजाय किसी कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ हमारा शुरू हो रहा है एम ए, ठीक है, एम ए, तो ये हमारा एम से शुरू हो रहा है जो इसमें से नहीं है, तो इसके पहले ऐसा लगता है कि ये सही है। लेकिन यहाँ पर एक नियम है, इसका हिंदी उच्चारण देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में इस तरह से होता है एम ए, ठीक है। तो अब इस पे ध्यान देना होता है, यानी किसी वर्ड का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन करते समय यदि उसमें हमारा जो उच्चारण हो रहा है वो वावेल से शुरू हो रहा है तो ये हमारा क्या है, वावेल है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये क्या है, वावेल है। समझ में आया? तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू होते हुए भी अपना जो उच्चारण का आरंभ है वो स्वर से देता है, इसलिए हम इसके पहले ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये रॉन्गली यूज हुआ है, ठीक है, पकड़ में आ गया। दूसरा देखते हैं 12 इंचेस मेक अ फुट। यहाँ फुट है, एफ से शुरू हो रहा है, सही है, ये इसमें गलती नहीं है। अब पीपल, इसमें भी पीपल के आगे आ लगा है तो पीपल पी से शुरू हो रहा है और सही है। ही इज़ एन यूरोपियन, ही इज़। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको देखने वाली बात ये भी है, आपको लग रहा होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू में से एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए का प्रयोग हुआ है तो ये भी गलत है।
लेकिन एक मिनट आप रुकिए, यहाँ भी यही नियम काम करता है यदि इसका उच्चारण हमारा यूरोपियन से शुरू होता है, यूरो, ठीक है, यूरोपियन। अब यहाँ हमारा यू से शुरू हो रहा है, यानी या से, हिंदी वर्णमाला में या से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका आरंभ जो वावल लेटर है उससे होते हुए, ठीक है, हम इसके आगे एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही, यही रॉन्गली यूज हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए। पिक आउट द करेक्ट, पिक आउट मीन्स निकालो, द करेक्ट मीन्स सही, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न को, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है एक जो हम कपड़ों में देखते हैं टैग लगा होता है ना, एक चकत्ती सा लगा होता है टैग, तो वही है पीछे, मतलब जोड़ना, एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ना। तो यहाँ क्वेश्चन का छोटा सा टुकड़ा लगाया जाएगा यहाँ पीछे, जहाँ आपको ब्लैंक प्लेस दिया हुआ है, अर्थात तो यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, तो ब्लैंक में क्या करना है, क्वेश्चन टैग रखना है। जो क्वेश्चन टैग 4 यहाँ दिए हैं, इनमें से कौन सा टैग यहाँ सेट होगा वही ढूंढ करके निकालना है। फॉर द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए, यहाँ पर नीचे दिए गया एक सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम एरो, अंडर एरो कर देते हैं। तो ये एरो, इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये अंडरलाइन है, ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ब्लैंक स्थान दिया हुआ है, इसमें आपको इन चारों में से कोई क्वेश्चन टैग रखना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझना जरूरी है। पीपल शुडंट, यानी पीपल मीन्स लोगों को, शुड नॉट कम, यहाँ नॉट है, आप समझिएगा, शुड तो यहाँ तक है और ये शॉर्ट फॉर्म में नॉट यूज हुआ है, तो शुड नॉट, ठीक है। पीपल शुड नॉट, यानी लोगों को नहीं चाहिए, ड्रिंक मीन्स पीना, शराब पीना, एंड ड्राइव और चलाना, यानी गाड़ी चलाना। तो लोगों को शराब पी करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अब उसके आगे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, तो जैसे मैं कहूँ लोगों को शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्या चलानी चाहिए, तो क्या चलानी चाहिए, यही आपका क्वेश्चन टैग हुआ, ठीक है। तो क्या चलानी चाहिए, इसमें क्या निगेटिव आया, नहीं आया। तो सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन टैग होता है इसका रूल होता है, जो हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, ठीक है, उसी को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, इसी को उठा करके तो यहाँ हो जाएगा शुड, उसके बाद हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट यूज हुआ होता है या तो उसको रख लेते हैं या तो उसके स्थान पे प्रोनाउन रखते हैं। तो यहाँ पर ये पीपल है, ढेर सारी संख्या है लोगों की, तो इसके लिए दे ही यूज होगा और दे ऑलरेडी इसमें मिल ही रहा है, तो ये उठा करके यहाँ चला जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये क्वेश्चन टैग बन गया, समझ रहे हैं। यानी ये निगेटिव जब रहेगा तो निगेटिव हट जाता है, यानी नॉट हट जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा वो सीधे के सीधे पीछे चला जाता है, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो रख दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा सेट हुआ, शुड दे, ये भी नहीं, क्योंकि ये निगेटिव ऑलरेडी है तो निगेटिव में आ ही नहीं सकता, इज यहाँ आ ही नहीं सकता, और सेल दे, सेल तो आपका इसमें चाहिए जो भाव दे रहा है वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में कभी भी सॉल्व करना हो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो सबसे पहले अपने आप को कंसंट्रेट करिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से समझना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगता, बस अपने आप को थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए एक बार, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दीजिए, तो आपका जितने भी जल्दबाजी होगी, उतावलापन होगा, नर्वसनेस होगा, वो सब एकदम से गायब, ठीक है। अब आप एकदम कंसंट्रेट हो गए। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिव वन वर्ड, एक शब्द, सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह देना, ठीक है। या पढ़े ही होंगे, बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। फॉर द फॉलोइंग, यानी यहाँ नीचे अंडरलाइंड एक सेंटेंस है जो कि एरो मार्क के अंडर है, दोनों तरफ से एरो मैंने लगा के रखा है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। द साइंटिफिक, यानी वैज्ञानिक, स्टडी मीन्स अध्ययन, यानी
विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, ठीक है। कीड़े मकोड़े के विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करने को क्या कहा जाता है, एक शब्द में देना है। तो यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं, देख लेते हैं सबका अर्थ क्या होता है। तो क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी क्राइम से बना है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे अपराध, इसे अपराध विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का होता है, इसे ही कहते हैं कीट विज्ञान, ठीक है। शायद आपको मिल गया होगा कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन जब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा दोनों का देख लेते हैं, हो सकता है कहीं ये पूछ लिया जाए तो। और यहाँ पर माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा नंबर 4 है और मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है। तो ये हमारा चारों क्लियर हो गया। तो इसमें से आप बेहिचक अपना उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, पॉइंट आउट मीन्स होता है बाहर निकालना है, द करेक्ट मीन्स सही, डायरेक्ट स्पीच को, यानी डायरेक्ट स्पीच हमें बनाना है फॉर फॉलोइंग, है ना, फॉर द फॉलोइंग, या द भी होना चाहिए था, छूट गया होगा, ठीक है। 2 आप समझ लीजिए। तो पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, यानी जो ये सेंटेंस दिया हुआ है अंडर एरो है, ठीक है, अंडरलाइंड है, आप इसको ध्यान से पहले स्टडी कर लीजिए। ये इनडायरेक्ट में है, ठीक है। इनडायरेक्ट का क्या पहचान है, सबसे पहले तो इसमें जो ये अपने इन्वर्टेड कामाज होते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन ध्यान देंगे, और यहाँ पर कॉमा भी होता है, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ सेड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये सब मिलता है अपने किसमें, डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट में ये नहीं होता है, आस्क्ड मिलेगा, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी पहचान है। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट में है। ज़्यादा डिटेल्स में या ग्रामर तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस जल्दी से जल्दी आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ग्रामर के लिए मेरा अलग क्लास आप समझ सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से पढ़ाता हूँ, यानी अलग से आपको देता हूँ। तो ठीक है, इसमें यही देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको इनडायरेक्ट दिया हो और उससे डायरेक्ट बनाना हो, डायरेक्ट पहचानना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपना शुरू का हिस्सा है उसको समझते हैं। आई आस्क्ड है, उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। और आस्क्ड है तो निश्चित है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर वाई का प्रयोग है, तो अभी इसको छोड़ ही देते हैं, सिर्फ इतने को समझते हैं। आई आस्क्ड है तो इसके स्थान पर आई सेड ही होगा, कहीं ना कहीं आई सेड मांगेगा, यानी सेड को बदल करके आस्क्ड किया जाता है इनडायरेक्ट में। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आएंगे तो आस्क्ड के स्थान पर क्या कर देंगे, सेड। तो आई सेड होगा इसके स्थान पर, या तो ये शुरू में मिल जाएगा या तो फिर सेंटेंस के लास्ट में मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ढूंढ लेते हैं सभी में क्या ये है या नहीं है। तो इसमें यहाँ पर है, ठीक है, अभी इसको छोड़ ही देते हैं। इसमें नहीं है तो इसमें भी है, और नंबर 3 में इसमें भी है, और नंबर 4 इसमें है। इसका मतलब अभी हमारा ये क्वेश्चन और भी देखना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो वाई दिया हुआ है तो इसका मतलब इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं करना है। जब ये हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड यूज होता है इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में भी यही क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरू होता है, ठीक है, रिपोर्टेड पार्ट में, और इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखना होता है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डबल इन्वर्टेड कामा के लिए यहाँ आर दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ वाई होना चाहिए था शुरू में, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाई है तो हमारा डायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट का रिपोर्टेड पार्ट हमारा वाई से ही शुरू होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये हमारा मिस हो गया, ठीक है, डू नॉट ये भी मिस हो गया, इसमें वाई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये, और यू आर लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये बच्चा यही हमारा दूसरे स्टेप पर ये क्लियर हो जाता है। लेकिन और भी स्टेप हम चेक कर लेते हैं। अगला स्टेप है हमारा, यानी इसके जस्ट बाद, यानी जो हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड है इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मिलना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रयोग, यानी इनडायरेक्ट में प्रयोग हुए हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है कि डायरेक्ट जो हम बना रहे हैं उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आने वाला है। तो इज आर एम वाज वर में एक रिश्ता है, ठीक है, इज आर एम, ठीक है, यह डायरेक्ट का है, और
वाज वर, अभी यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाज वर आपका इनडायरेक्ट के लिए है, ठीक है। तो जब हम रिवर्स होंगे, अभी इसमें से इसमें गए थे, इसमें से इसमें गए थे, ठीक है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट से हम डायरेक्ट में आएंगे तो कहीं ना कहीं वाज या वर के स्थान पर हमें इजारा में से कोई एक रखना होगा। देख लेते हैं, तो ये बदल करके इजारा में से आएगा, लेकिन ही बदल करके यहाँ पर यू होगा, ठीक है, यू हो गया। तो अब यहाँ यू के अनुसार इसमें से प्रयोग होगा जो कि आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई आर यू, ठीक है, तो वाई उसके बाद इसका हेल्पिंग ऑफ आर हुआ और ये बदल करके यू हुआ, ठीक है, वाई आर यू लुकिंग थ्रू। और इससे ये अदर में कोई विशेष परिवर्तन होता नहीं है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं बस। और ये देखना होता है कि हमारा जो इन्वर्टेड कामा है वो प्रॉपरली यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क मिलना चाहिए, यहाँ फुल स्टॉप मिलना चाहिए, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। इसमें से ये तीनों पहले ही सेकंड स्टेप ही क्लियर हो गया था, ये तो मैं समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए। हाँ, तो साथियों देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है पुट द वर्ब, यानी क्रिया को रखना है इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये अंडरलाइन एक सेंटेंस है, इसमें ब्रैकेट में कुछ वर्ब दिए हुए हैं, एक यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर है, 1 2 और 3 वर्ब दिए हुए हैं इनटू करेक्ट प्रेजेंट टेंस। उनको प्रेजेंट टेंस में, यानी हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का बनना चाहिए और ये जो क्रियाएं दी हुई हैं इनका प्रेजेंट टेंस में हमें प्रयोग करना है, सही रूप में करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपने इस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं जो हमारा सेंटेंस है और उसके अनुसार शुरू से एक एक करके रखते जाते हैं, ठीक है। तो पहला है माई डॉटर, ये सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर के साथ प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन रहा है और नेवर नेगेटिव में बनता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जब नेवर का प्रयोग होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में तो सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यदि नेवर यूज हुआ है तो क्रिया में यस या यस लगेगा, जो कि यहाँ नहीं है, तो हमें इसमें यस लगा करके रखना है। तो देख लेते हैं इन चारों में किसमें माई डॉटर के साथ यस का प्रयोग हुआ है, नेवर के साथ यस ये नहीं है, तो इसको अभी रिजेक्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में माई डॉटर नेवर राइट, इसमें भी नहीं है, तो इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरे में है माई डॉटर नेवर राइट्स, इसमें है, और चौथे में है माई डॉटर नेवर राइट्स। तो ये इन दोनों को अभी चलने देते हैं, ये दोनों तो पहले ही निपट चुके हैं, इनसे हमें लेना देना नहीं है। तो अगला क्या है, टू मी सब में है, इन दोनों में खास करके देखेंगे टू मी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई नेवर नो, ठीक है। अब यहाँ अर्थ को समझते हैं, मेरी लड़की नेवर राइट्स टू मी, मुझे कभी पत्र, राइट का मतलब पत्र लिखना, तो मेरी लड़की मुझे कभी पत्र नहीं लिखती है, इसलिए मैं कभी नहीं जान पाया, ठीक है, या जान पाता हूँ, 2 लेकर के चलेंगे आप। मैं कभी नहीं जान पाता हूँ या मैं कभी नहीं जान पाया वाट सी। अब यहाँ 1 मिनट, वाट सी आपका सिंगुलर है और सिंगुलर है कि वो क्या करती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस यस लगेगा, तो इसमें यस आना चाहिए, डज होना चाहिए था, ये डज यहाँ पर मांग रहा है। तो हम देखते हैं डज किसमें, दोनों में डज है क्या। यहाँ पर वाट सी डज सही है और इसमें वाट सी इज डूइंग, ठीक है। तो अभी इसको चलने दीजिए, इसको चलने दीजिए, हालांकि यही अभी सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन 1 मिनट इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखते हैं, अभी ये क्रिया यूज़ करना बाकी है। तो आई नेवर नो यहाँ पर है, यदि यहाँ नो का प्रयोग हुआ है तब तो ठीक है, यदि ऐसे उतर आया है इसमें दोनों में, ठीक है, आई नेवर नो और नोन हो गया तब तो गलत हो गया, यहाँ नोन का प्रयोग दिख रहा है, ठीक है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म में जा रहा है, नो न्यू नोन, तो ये गलत हो रहा है यहाँ पर। यहाँ हमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या तो यूज़ करना है या तो सेकंड। यदि फर्स्ट फॉर्म में यूज़ कर लेंगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन जाएगा और यदि सेकंड फॉर्म में यूज़ कर लेंगे तो पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा। हालांकि पास्ट का इंडेफिनिट यहाँ प्रयोग करने पर हमारा जो अर्थ है वो बहुत अच्छा निकलता है, तो खास करके ये तो यहाँ होगा नहीं, ये तो रिजेक्ट ही हो गया, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, बचा ये हमारा। तो आई नेवर न्यू, मैं कभी नहीं जान पाया। और यहाँ न्यू क्यों लगा है सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इन्फिनिट का जो रूल है
कि जब नेवर के साथ आप नेवर नेगेटिव में आ रहा है तो क्रिया का सेकंड फॉर्म वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ नेवर के साथ न्यू का प्रयोग सही है, वाट सीटा जे भी सही है। तो हमारे हिसाब से तो ये सेंटेंस हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पर नो का प्रयोग होता, नो ना दिया होता, नो का प्रयोग होता तो हमारा ये सेंटेंस सही जा सकता था। हालांकि फिर यहाँ आकर के डूइंग, आप डूइंग कहाँ से लाए, इज कहाँ से लेकर के आए, अपने पास से लेकर के आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दिक्कत करता है। इस हिसाब से ये सेंटेंस सबसे सटीक बैठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना नंबर 6, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स होता है पर्यायवाची, आप इस पे ध्यान देंगे, और पर्यायवाची ही ढूंढना है, यानी वही अर्थ समान अर्थ देने वाले को ही ढूंढना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़ते समय सिनोनिम और लगाते समय एंटोनिम ढूंढने लगे, नहीं, थोड़ा सा रुक करके पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम, सही पर्यायवाची ढूंढिए आप। द वर्ड कैंटेनक्रस, कैंटेनक्रस जो होता है इसका सही, कैंटेनक्रस का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है झगड़ालू होना, झगड़ालू, कैंटेनक्रस। ठीक है, इसको चिड़चिड़ा भी कहते हैं। ठीक है, लड़ाका भी कह सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई करने में माहिर होता है, किसी छोटी छोटी बातों पर भी लड़ बैठता है। ठीक है, उसे कहते हैं कैंटेनक्रस। तो यहाँ देखते हैं झगड़ालू का रस, रस का मतलब होता है उतावला। ठीक है, और क्वारलसम, क्वारलसम यही अर्थ दे रहा है। क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है, तो ये हमारा अभी तो अर्थ पूरा दे रहा है। नॉइजी का होता है शोरगुल। तो और यहाँ है डिसरिस्पेक्ट फल, तो यहाँ पर कह सकते हो अशिष्ट, असभ्य। तो ये तो अर्थ दे नहीं रहा है, शोरगुल दे नहीं रहा, उतावला दे नहीं रहा, हमारा झगड़ालू ये जो है इसका सिनोनिम बन रहा है, यानी जो अर्थ इसका है, जो अर्थ इसका है वही अर्थ इसका है। तो ये हमारा नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो साथियों यदि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली अब आपको ऐसे ही जो अनसॉल्व्ड पेपर है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा, उसका सलूशन दूँगा। ठीक है, और यदि आपको मेरे सलूशन समझ में आते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट भी करिए, मुझे फीडबैक दीजिए क्या कमी रह गई है, मुझे थोड़ा सा और क्या करना चाहिए था। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं मिलता हूँ आपसे फिर दोबारा नए सेट के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, एंजॉय करिए, स्टडी करते रहिए।